बढ़ जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे हवाएं इधर बढ़ती हैं वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आगे जाने के बाद खत्म, ठीक, और जैसे ही खत्म होती है इधर फिर टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो फिर ये वापस आती हैं। जब वापस आती हैं उसी मार्ग से तो फिर इसमें पानी भरती हैं समुद्र से, और इधर तट पर पुनः बारिश होती है। इसलिए केवल तमिलनाडु तट ही है भारत में जहां पर वर्ष में 2 बार मानसूनी बारिश होती है, ठीक है। अब जो इधर वाला है मानसून गया, ये क्या करता है भाई, ये क्षेत्र गर्म है और इधर पश्चिमी ढाल पहाड़ियां पड़ती हैं, पश्चिमी घाट पहाड़ियां, तो ये क्या करते हैं इधर से शुरू करते हैं बारिश, ठीक। तो जब इधर से ये बारिश शुरू करेंगी, यार तार वाला, ये ब्लूटूथ वाला यार मंगवाओ, ठीक है। अब जब इधर से बारिश करेंगी तो पहाड़ी है, तो जब पहाड़ पर मानसूनी हवाएं चढ़ती हैं तो बारिश की मात्रा स्लो होगी या धीरे तेज होगी, धीरे धीरे बारिश होती है ऐसे में, ठीक है। तो यहां पर धीरे धीरे बारिश होगी, लेकिन बारिश कितना हो सकती है, जितना पानी रहेगा उतने तो, और जब पानी खत्म हो जाएगा तभी ये ऊपर जाएंगी हवाएं, ऊपर जाने के बाद क्या उनमें पानी रहती है, पानी तो नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहता है तो इधर बारिश नहीं करती, और जब इधर बारिश नहीं करती है क्योंकि सूखी हवाएं पहुंचती हैं, तो इसी क्षेत्र को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। केवल भारत में यही क्षेत्र है जहां बारिश नहीं होता है, कारण इधर पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं वो पश्चिमी घाट पहाड़ियों की वजह से पानी खत्म हो जाती हैं, और इधर जो हवाएं हैं ये इधर बढ़ती हैं, नीचे विंध्य पर्वत की वजह से नहीं आ पाती, तो मानसूनी हवाओं का प्रवेश इस क्षेत्र में नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र भारत में यही माना जाता है। सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं भी इसी क्षेत्र में की हैं, मराठा और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, महाराष्ट्र और आंध्र का क्षेत्र, हाँ ठीक, यहां कोई कंफ्यूजन, हाँ? अबे महाराष्ट्र का ये वाला क्षेत्र बारिश होता है जो पश्चिमी घाट पहाड़ी से समुद्र तट की तरफ है, उस क्षेत्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी के जो बैक वाला क्षेत्र है वहां बारिश नहीं होती है, हाँ ठंडी भी नहीं होती है। समुद्र तटवर्ती जो भी क्षेत्र हैं वहां टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, न बहुत ज्यादा गर्म होगा न बहुत ज्यादा ठंडा होगा। यहां सबसे ज्यादा उमस भरी गर्मी होती है जिसको चिपचिपी गर्मी पड़ते हैं, ठीक है। देखो पहले लोग बारिश का अनुमान कैसे लगाते थे, जैसे ही उन्हें गर्म महसूस हो, लेकिन गर्मी में उमस की मात्रा महसूस होती थी, उनको ये लगने लगता था कि बारिश आने वाली है। जब तक हवा में तपन होती थी, क्या कर रही हो तुम दोनों लोग, जब तक हवा में तपन होती थी तब तक बारिश की संभावना नहीं रहती थी। बारिश होने से पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, उमस वाली चिपचिपी गर्मी पड़ेगी, आप ये अनुमान लगा करके जान जाओ कि बारिश 1-2 दिन में होने वाली है। कब, जब मानसून का मौसम चल रहा हो तब, जैसे ही 2-3 दिन कहीं गर्मी पड़ी 2-4 दिन बाद वहां बारिश हो जाएगी। हम लोग कहां पढ़ रहे थे, हम लोग प्रांतीय पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, चलो। देखो अब बहमनी साम्राज्य कब हुआ, कब बात, कहाँ है, चाबी, मोबाइल लिए जाओ तुम, पहले भी विजयनगर में ही, इसमें विदेशी यात्री, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्री, मेरा है, गए गए गए,
अभी जल्दी में लिए हैं। तुम्हारी भाभी नाराज हो जाएंगी। उनका कभी कभी फोन बिजी जाता था तो उठ नहीं पाता था, तो हमसे पूछती थी कहाँ बिजी थी, तो यही कहते थे बच्चों को फोन आया है। तो ये फोन मुझे गिफ्ट मिल गया, कहा अब इस फोन पे केवल मेरा फोन रिसीव होना चाहिए, दूसरे किसी और का नहीं। तब दवा बना है। ठीक है, चलो पहले है निकोलो कोंटी, विदेशी यात्री, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों में पहला व्यक्ति है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी विजयनगर में आया है। निकोलो कोंटी इटली निवासी। इटली वालों के साथ संबंध भारत का बहुत पहले से है, आज से नहीं है। और कौन है इटली का? सोनिया गांधी हैं, इंदिरा नहीं, सोनिया गांधी है इटली की। और क्या है? निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी, कोंटी ये है टा, निकोलो कोंटी। देवराय प्रथम, इनके शासनकाल में आए ये। देवराय प्रथम का एक और काम था, सेना में पहली बार मुस्लिम सैनिकों की भर्ती। और जिन मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की मुख्यतः तीरंदाजों के रूप में की थी, लेकिन उन मुस्लिम सैनिकों ने विजयनगर को धोखा दिया। कब? तालीकोटा के युद्ध में। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो धर्म के नाम पर उन्होंने विजयनगर का साथ छोड़ा और बहमन राज्यों की संयुक्त सेना के साथ मिल गए। क्या है? इसी पे समस्या है ना। बात इसकी नहीं है, बात इसकी नहीं है, बात सुनो, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि जनता जो होती है वो भेड़ की तरह होती है, और उस जनता के बीच में दो तीन नेता होते हैं। नेताओं का काम होता है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को चूतिया और बेवकूफ जो बना सकते हैं, तो वो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पर। हाँ भैया, गया गया गया, चाबी लेके गया। ठीक, दूसरा व्यक्ति अब्दुल रज्जाक, फारस का निवासी। अब्दुल रज्जाक फारस के निवासी हैं। हाँ, ये आए हैं देवराय द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय के टाइम पर आए हैं अब्दुल रज्जाक, पहली चीज। दूसरा, ये एक दूत बन के आए थे, फारस के सुल्तान थे शाहरुख, इनके दूत की हैसियत से आए हैं। यानी यह पहला व्यक्ति था जो एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विजयनगर साम्राज्य में आया देवराय द्वितीय के समय में। फारस के शासक शाहरुख खान मत लगाना, नहीं हीरो की तुलना हो जाएगी। हाँ, अब इन्होंने ये कहा, अब्दुल रज्जाक ने, इन्होंने विजयगिरी की संपत्ति की चर्चा की, और उस संपत्ति में इन्होंने कहा है कि शासक के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है कि कुछ भी कर सकता है। तो उसकी तुलना ये कहते हैं कि सोनों को, सोना जो होता है, कहते हैं गहनों को गला करके उसको डिब्बों में भर भर करके लिक्विड के रूप में, फॉर्म में, कि लिक्विड बनाओ फिर ठोस तो हो ही जाएगा, फिर रखा गया है सुल्तान ने, कोस में रखा है। और उसकी सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाया गया है पूरे विजयनगर को, मतलब चारों तरफ से दुर्ग, इसके अंदर राजा और सोना पिघला करके रखा गया है।
यानी विजयनगर की आर्थिक स्थिति बहुत उन्नत थी। ये अब्दुल रज्जाक सीधे शाहरुख के दरबार में नहीं आए, बल्कि जमोरिन के दरबार में आए। कहां के शासक थे जमोरिन? कालीकट के शासक थे। और इनका टाइम था 1443-45 में आए ये। हाँ, कालीकट के वास्को डिगामा के समय। वो जमोरिन इनके पोते हैं, इस जमोरिन के। हाँ जी, इस जमोरिन के पोते हैं, जिसके दरबार में अब्दुल रज्जाक आए थे। वास्को डिगामा वाले जमोरिन अब्दुल रज्जाक वाले जमोरिन के पोते थे, तीसरी पीढ़ी थी। कालीकट के 80% सुल्तानों के नाम जमोरिन ही मिलते हैं, केवल जमोरिन ही रखा गया। तो शायद वहां नाम जमोरिन नहीं है, बल्कि पद नाम जमोरिन है। वहां शासक को जमोरिन ही कहा जाता था। हाँ ठीक है, मराठा में पेशवा नहीं, छत्रपति। ठीक है, मराठा में छत्रपति आया, पेशवा नहीं। पेशवा एक पद था जो अष्टप्रधान का सबसे प्रधान होता था। जैसे गृह मंत्री हर विभाग की जांच कर सकता है, लेकिन साहू जी के टाइम पर पेशवा की शक्ति छत्रपति से भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, इसलिए चीजें हैं, जब आप अपनी सारी शक्ति किसी को दे दें तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट है डोमिंगो पेज। अगला पहले हो गए निकोलो कॉन्टी, दूसरे अब्दुल रज्जाक, तीसरे डोमिंगो पेज। और दूसरा है ड्यूरोट बारबोसा। ड्यूरेट बारबोसा। चौथा ड्यूरेट बारबोसा। ये दोनों पुर्तगाली हैं। और दोनों बंदे कृष्णदेव राय पेज, डोमिंगो पेज और ड्यूरेट बारबोसा, ये दो व्यक्ति, दोनों कहां के? पुर्तगाल के निवासी। ठीक, और दोनों किसके समय में आए? कृष्णदेव राय के समय में। इतनी गांठ पड़ी है इन सब में। अब देखो, डोमिंगो पेज ने विजयनगर में पशु बलि क्या उल्लेख किया कि पशुओं की बलि दी जाती थी। ये कौन सी नई परंपरा है? ये तो हमारे यहां बहुत पहले से थी, नहीं थी? आज भी है, बलि दी जाती है कि नहीं? आज भी माँ दुर्गा या काली को बलि दी जाती है। अंगूठा मुंह में रखी थी क्या? अच्छा, क्या? हाँ, इन्होंने, डोमिंगो पेज ने कहा कि भारत में पशु बलि दी जाती है, एक परंपरा है, उत्सव की तरह मनाया जाता है। दूसरा, इन्होंने विजयनगर को रोम से भी बड़ा शहर बताया है। ये कहा कि विजयनगर रोम से भी बड़ा है, क्षेत्रफल में और आबादी दोनों में। उसके बाद इसने विजयनगर की समृद्धि बताई। अब इस समृद्धि में देखो क्या कहा इसने। कहा कि विजयनगर के पास अतुल संपत्ति है। अतुल मतलब जो खाने खत्म ना हो।
राजा उदार और न्यायप्रिय है, व्यापार समृद्ध है, व्यापार भी बहुत अच्छी स्थिति में है, साथ ही साथ हीरा बहुत आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है हीरा। सोना चांदी की तो बात ही छोड़ दो, हीरा बहुत मात्रा में उपलब्ध है। यहां तक उल्लेख किया इन्होंने कि यहां के स्त्री और पुरुष एक आम नागरिक जो है, उन सबके शरीर पर भी आभूषण हमेशा रहता है, और उन आभूषणों में 5, इन्होंने कहा पुरुषों में 5 आभूषण धारण करते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुंडल, पुरुष, माला, आ गया ठीक, माला, बाजूबंद। अरे तुम